बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है लेक्चर के अंदर जो शामिल है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन। तो आपकी बॉडी के अंदर दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड हमारे पास है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कुदरत ने ये दो तरह के सिस्टम्स बनाए हैं सर्कुलेशन के लिए। एक कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड हमारे पास कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसमें हमने जो स्टडी लेनी है वो तुम्हारा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है ना, इसकी हमने स्टडी लेनी है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारे पास चंद एक ऑर्गन्स आते हैं। नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड वेजल्स, नंबर 3 प्लाज्मा, नंबर 4 ब्लड, and number 5 blood cells are cell like bodies। इन 5 जो है वो चीज़ों का हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने स्टडी लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जिस चीज़ की स्टडी करेंगे वो तुम्हारा है ब्लड। फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जैसे जैसे आता जाएगा तो बाकी हिस्सों के बीच जो है वो स्टडी साथ चलती जाएगी। ब्लड हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? कनेक्टिव टिश्यू। बिकॉज इसके अंदर हमारे पास मौजूद है वाटर, प्रोटीन्स जो मजमूई तौर पर हमारे पास कहलाती हैं प्लाज्मा, एंड नंबर 3 साल्ट्स, एंड ये सारे इसके हमारे पास पार्ट्स हैं। इसको मैं पार्ट्स में डिलीवर कर दूं। हमारे पास नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 blood cells and cell like bodies। ये हमारे पास है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई होती हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती हैं। इस वजह से ब्लड को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी लेते हैं इसमें आपके प्लाज्मा के हवाले से। और यहाँ तो मैं बताता जाऊँ कि आपका जो ब्लड है ना, एक एडल्ट पर्सन के अंदर तकरीबन इसकी 5 से 7 लीटर जो है वो मकदार होती है बाय वेट। ठीक है, बाय वेट हमारे पास क्या है, इसकी एक जो नॉर्मल इंसान के अंदर जो अडल्ट पर्सन है इसकी मकदार कितनी होती है? 5 से 7 लीटर हमारे पास होती है। तो आप लोगों के ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है ना, इसकी टोटल जो क्वांटिटी है 55% है, और जो ब्लड सेल्स हैं आर सेल लाइक बॉडीज हैं। ये टोटल मिलाकर वॉल्यूम बनाती हैं 45%। समझ आ गई बेटा? ये इतनी इतनी मिकदार के अंदर तुम्हारे ब्लड में मौजूद होता है।
तो फर्स्ट यहाँ पर हमने जो स्टडी लेनी है वो तुम्हारा है प्लाज्मा। फर्स्ट हमने प्लाज्मा के बारे में जिक्र करना है यहाँ पर। प्लाज्मा जो है हमारे पास, ये अगर बेसिकली हम देखें तो ये वाटर ही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो वाटर है इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स मौजूद हैं, साल्ट्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपका प्लाज्मा जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट एंड विस्कस मटेरियल बनता है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों की ये हमारे पास मजमूई तौर पर क्या है, पानी ही है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के साल्ट्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्लाज्मा होता है वो क्या बन जाता है, नॉन ट्रांसपेरेंट एंड विस्कस बन जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास ये रीडिंग वाला ही टॉपिक है, इसमें चंद एक बातें आती जाएंगी तो मैं करता जाऊँगा। प्लाज्मा इज़ प्राइमरली वाटर इन विच प्रोटीन, साल्ट, मेटाबोलाइट्स यानी वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं या डाइजेशन के बाद जो चीज़ें इसमें हल होती हैं वो, एंड वेस्ट आर डिज़ोल्व्ड, सारी चीज़ें इसमें हल होती हैं। वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट अबाउट 90 to 92%, ठीक है ना। प्लाज्मा के अंदर आपका जो वाटर है वो कितना मौजूद होता है, 90 to 92% तक मौजूद होता है, जबकि ये प्रोटीन, साल्ट्स, आयन या मेटाबोलाइट या वेस्ट प्रोडक्ट ये सारा मिलकर इसके अंदर टोटल कितना बनाती है, 8 to 10%। अब यहाँ पर अलग अलग इसकी हम स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं साल्ट्स की। साल्ट मेक अबाउट 0.9% ऑफ प्लाज्मा। आपका जो साल्ट है ये तकरीबन प्लाज्मा का कितना परसेंट बनाता है, 0.9% बनाता है। ख़ास तौर पर हम यहाँ पर साल्ट का जिक्र करेंगे NaCl का, ठीक है ना। NaCl क्लोरीन इसमें मौजूद है, सोडियम मौजूद है, इसके डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं जो आप लोगों को न्यूट्रिएंट चैप्टर के अंदर जो टेबल था मेजर एंड ट्रेस एलिमेंट उसमें इसका जिक्र आया था। तो आपका जो क्लोरीन है वो आपके जिस्म के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट या दीगर कंटेंट्स जो है उसको जो है बैलेंस रखने के लिए कुदरत ने अंदर पे जो है वो रखा हुआ है। और सोडियम आयन स्पेशली आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी नर्व इम्पल्सिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो टोटल मिला के ये टेबल साल्ट जो NaCl है डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपके बॉडी के अंदर सर अंजाम देते हैं। बाय वेट सोडियम क्लोराइड द टेबल साल्ट एंड द साल्ट ऑफ बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट, मुनासिब सी मिकदार में मौजूद होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है ना। मैंने पहले बताया है कि आपके प्रीवियस जो लेक्चर्स है उसके अंदर इसका सारा जिक्र गुजर चुका है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी साल्ट कैन चेंज द pH ऑफ ब्लड। नॉर्मल जो pH ब्लड आपकी होती है 7 to 7.2 तक हमारे पास नॉर्मल pH है। अगर ये जितनी आपकी चाहे साल्ट कोई है या आयंस है इसकी कंसंट्रेशन में अगर बदलाव आ जाए तो तुम्हारी pH के अंदर बदलाव आ जाएगा, उसका नतीजा आपका हाई ब्लड प्रेशर और डिफरेंट टाइप की आपकी ब्लड डिजीज़ का ये जो है वो बायस बन सकता है। प्रोटीन्स आर 7 to 9%। अब ये जो प्रोटीन हमारे पास है ये एक तरह की नहीं कितनी सारी है, ये 7 to 9% जो है वो तुम्हारे प्लाज्मा का प्रोटीन्स बना रही होती हैं। बाय वेट ऑफ प्लाज्मा द इम्पोर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट प्लाज्मा आर एंटीबॉडीज, ये आपका डिफेंस सिस्टम कायम करती हैं जो कि तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर बनती हैं। तो ज़ाहिर है कि ये प्लाज्मा जो है इसमें प्रोटीन, साल्ट दीगर की बजाय आपके सेल बॉडी जो सेल लाइक बॉडीज़ और जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये शामिल होती हैं। पर जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो सेल्स नहीं है, सेल लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी आगे जाके मैं वजाहत करूँगा और इसको साबित करूँगा, ठीक है। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। एल्बुमिन है, ये मेंटेन्स द वाटर बैलेंस ऑफ ब्लड, पानी के खून के अंदर पानी की मिकदार को ये लेवल पर रखता है एल्बुमिन जो है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम,
ठीक है। तो इसके अलावा इसमें जो है वो डाइजेस्टिव फूड भी मौजूद होती है, नाइट्रोजन वेस्ट भी मौजूद है, हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं, रेस्पिरेटरी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये हमारे पास इसकी मुख्तसर सी यहाँ पर वजाहत थी। अब हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के ऊपर। इस टॉपिक को जो है वो ध्यान से सुनना है, समझना है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स हमारे पास जो है वो दो तरह के हैं। एक तुम्हारा रेड ब्लड सेल्स और एरेथ्रोसाइट्स, नंबर 2 आपके ल्यूकोसाइट्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स। तीसरा हमारे पास वो सेल नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने ये बताया है कि तुम्हारे बॉडी ब्लड के अंदर से ये दो तरह के सेल, वो भी ब्लड में पाया जाता है, लेकिन वो सेल नहीं है, सेल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो आप लोग सेल्स के अंदर उसे शुमार नहीं कर सकते। तो तीसरा हमारे पास है आपका प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ये आपके जो है ब्लड सेल जो है कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। और तीसरी जो प्लेटलेट्स है वो सेल नहीं है, वो हमारे पास है सेल लाइक बॉडीज़ हैं, इस वजह से सेल में काउंट आप नहीं करेंगे। तो फर्स्ट स्टडी हम यहाँ पे लेते हैं तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स हमारे पास ये तैयार होते हैं तुम्हारे बोन मैरो के अंदर। किसमें? बोन मैरो में। ये बोन मैरो जो तुम्हारी शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं एंड सम ऑर्गन लाइक स्प्लीन एंड लिवर ETC, इनके अंदर ये तैयार होता है। अब ये तुम्हारे बोन मैरो है क्या, यानी सबसे ज़्यादा मिकदार इनकी बोन मैरोस के अंदर तैयार होती है। बोन मैरोस हमारे पास ये स्पॉन्जी मटेरियल प्रेजेंट इन बोन्स, जिन बोन्स का मैंने नेम लिया है यहाँ पर, उन बोन्स के अंदर ये स्पॉन्जी मटेरियल पाया जाता है। उसके अंदर ये रेड ब्लड सेल जो है वो तैयार होते हैं। तुम्हारी तिली के अंदर, तुम्हारे जिगर के अंदर भी तैयार होते हैं। ये बात ध्यान में रखना कि जिगर जहाँ पर रेड ब्लड सेल तैयार करता है, वहाँ पर जब रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पॉन कंप्लीट हो जाता है, वो जिस्म के अंदर ही उसके बावजूद रहें, तो आपका लीवर जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है और तुम्हारी बॉडी से अंदर से उसे यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए या एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए आपकी बॉडी में से बाहर रिलीज़ करने में ये हेल्प करता है। तो ये बोन मैरोस के अंदर बनते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है मेन के अंदर इसकी मिकदार और है। ये जो मेल पर्सन्स हैं उनके अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिली लीटर ये मौजूद होता है, ठीक है ना। और जो वुमेन हैं उनके अंदर ये 4 से 4.5 मिलियन पर मिलीलीटर क्यूब, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल जो है मेल के अंदर कितने होते हैं, 5 से 5.5 मिलियन, और फीमेल के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 4 to 4.5 मिलियन से ना पर क्यूबिक मिलीमीटर, सॉरी मिलीलीटर नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर हमारे पास ये मौजूद होते हैं। बड़ा समझ आई सबको मेरी बात की। तो अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है प्लस साइटोप्लाज्म भी होता है।
हमेशा ये बात अपने जहन में बिठा लो कि जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, बैक वक्त दोनों चीज़ें मौजूद हैं, तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी और तुम्हारा न्यूक्लियस भी, ठीक है, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या कहलाने का हकदार है? सेल कहलाने का हकदार है, जिस स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें या दोनों में से एक एब्सेंट है तो वो कभी भी स्ट्रक्चर आपका सेल नहीं कहलाएगा। लेकिन ये हमेशा बात जहन में रखना कि जब तुम्हारे बोन मैरोस के अंदर रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, स्पेशली मैमल्स के अंदर, ठीक है, जैसे हम लोग हैं। मैमल्स के अंदर जब जो है बोन मैरोस के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उसमें न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उस वक्त सारे फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस सर अंजाम देने होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर 120 डेज, बनने में भी इतने दिन लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने में भी इतने ही दिन लगते हैं, ठीक है ना, 120 डेज जब पूरे हो जाते हैं तो तुम्हारे बोन मैरोस के अंदर से रेड ब्लड सेल जो है वो निकल कर तुम्हारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। देन उसमें से न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, उसमें से न्यूक्लियस क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। अब जैसे मैंने बताया स्प्लीन में भी ये बनते हैं और लीवर में भी बनते हैं, ख़ास तौर पर जो आपका फोइटस है, ठीक है, फोइटस ये हमारे पास बेबी फॉर्मेशन में एक स्टेज आती है जब वो माँ के पेट में होता है, ठीक है ना, उस सूरत के अंदर उसके रेड ब्लड सेल जो है वो फोइटस ये स्प्लीन के अंदर बन रहे होते हैं, माँ से भी मिल रहे होते हैं और उसके जो है वो रेड ब्लड सेल्स किस में बन रहे होते हैं? स्प्लीन के अंदर बन रहे होते हैं। बड़ा समझ आ गई मेरी बात की? तो ये आपके अडल्ट पर्सनस के अंदर भी ये स्प्लीन के अंदर बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी जो मिकदार है वो तुम्हारे किस में बनती है? बोन मैरोस के अंदर बनती है। समझ आ गई? अब हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स हैं इसमें हमारे पास एक प्रोटीन पाई जाती है, वो हमारे वैसे तो इसमें प्रोटीन एंटीजन भी पाई जाती है जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप को जो है डिटरमाइन करती है। जैसा वाइट ब्लड सेल में एंटीबॉडीज़ होती हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो एंटीजन मौजूद होती है। ये एंटीजन हमारे पास एक फैक्टर है जो तुम्हारे ब्लड ग्रुप को जो है वो डिटरमाइन करता है, आया कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है या ए बी है, ए है, बी है या ओ है या फिर क्या है? ए बी है, ठीक है ना। ये 4 ब्लड ग्रुप्स हमारे पास मौजूद हैं इंसानी खून के, ठीक है ना। तो ये जो है इसको डिटरमाइन करती है। स्पेशली यहाँ पे जिस प्रोटीन का मैंने जिक्र करना है वो मेरे पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे पास बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है, फेरिक आयरन की, ठीक है ना। किसकी ज़रूरत है? फेरिक आयरन की ज़रूरत है। बाज़ बुक्स के अंदर आपको फेरस आयंस भी मिलेंगे, ठीक है ना। ये दोनों तरह के आयन जो है तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स को अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए यूज़ होता है, चाहे वो फेरस आयन हो चाहे वो फेरिक आयन हो, ठीक है। अब जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जितनी ऑक्सीजन तुम्हारे जिस्म में दाखिल होती है लंग्स के ज़रिए तो तुम्हारे ये खून के अंदर शामिल होती है, और खून के अंदर उस ऑक्सीजन को पकड़ने या कैप्चर करने के लिए कुदरत ने इस प्रोटीन को जो है वो पैदा किया है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेती है। जहाँ जहाँ पे ब्लड जिस्म के सेल्स के अंदर जाता है तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो है आपके सेल को जो है वो प्रोवाइड करती है। बड़ा समझ आ रही सबको मेरी बात की? तो ये हमारे पास इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम वही बातें कि इसका टोटल लाइफ स्पॉन जो है 120 डेज़ है। आफ्टर 120 डेज़ ये आपके लीवर के अंदर जाते हैं, लीवर उसको तोड़ फोड़ देता है, ठीक है ना, और तुम्हारे जिस्म से उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वाइट ब्लड सेल्स। लिकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास ये तुम्हारी ये भी बोन मैरो के अंदर बनता है, लेकिन इसके लिए कोई लाइफ स्पॉन जो है मुकर्रर नहीं है कि भाई इतने दिन में ये बन के आता है।
क्योंकि जिस्म को हर वक्त ज़रूरत है, तो ये हर वक्त बनता है, हर वक्त खून के अंदर ये दाखिल होता रहता है और जरासीम को खा खा के ये ख़त्म होते रहते हैं। और जब आपके वाइट ब्लड सेल किसी भी पैथोजन को खा लेते हैं, इन्फेक्शन के ज़रिए जाए, सांस के ज़रिए वैसे जाए, वैसे किसी हार्मफुल चीज़ के वो चीज़ खा रहे उसके साथ लगे हुए, जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जर्म्स जाते हैं, पैथोजन जाते हैं, वाइट ब्लड सेल उस पर अटैक करके इनगुल्फ कर जाते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं। तो यही वाइट ब्लड सेल जब डेड होते हैं तो हमारे पास ये कहलाते हैं पस सेल्स। क्या कहलाते हैं? पस सेल्स कहलाते हैं। तो ये भी बोन मैरोस के अंदर बनते हैं, हर वक्त बनते रहते हैं, हर वक्त निकलते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, इसलिए इसका कोई भी लाइफ स्पॉन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। वाइट ब्लड सेल की तादाद जो है, इसकी जो क्वांटिटी है बढ़ाई भी जा सकती है, कम भी की जा सकती है, ये डिपेंड करता है तुम्हारे जिस्म पर बीमारियों की अटैक के ऊपर, कितनी बीमारियां अटैक कर रही, कितने पैथोजन जा रहे हैं। ऐसे पोल्यूटेड एरिया में तुम रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारे जर्म्स हैं, तो ये तादाद में ज़्यादा पैदा होंगे। तो बेटा मैं तादाद में इसलिए इसको ज़्यादा बोल रहा हूँ कि इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो 5 टाइप्स के हैं, हर एक की अपनी एक मखसूस क्वांटिटी है, ठीक है ना। उस क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते वो, ठीक है। मैंने इस वजह से ये कहा है कि ज़्यादा जहाँ पर जर्म्स ज़्यादा है तो ज़ाहिर है कि इनकी तादाद जो है फ़ौरन बनती जाएगी, फ़ौरन बनी। मैं इस मानों में इससे ले रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बनने से मुराद क्या है कि बड़ी तेज़ी से फिर वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मैरोस के अंदर और निकलते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जर्म्स वगैरह या ऐसे पोल्यूटेड एरिया जो होते हैं या बहुत ज़्यादा बीमारियों वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर जो है वो बार बार बीमारियाँ जर्म अंदर दाखिल होती हैं किसी भी ज़रिए से। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी से एक्सीड नहीं करते। यहाँ पे मैं फिर कह रहा हूँ कि ज़्यादा मिकदार में बनना, किस चीज़ से मैंने मुराद लिया है कि बार बार बनना, ठीक है। तो ये भी बोन मैरोस के अंदर बनते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स के अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं होता, जैसे आपके रेड ब्लड सेल जो है वो रेड रंग देता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसमें चूंकि आयरन होता है और आयरन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनता है, जिसकी वजह से तुम्हारे खून के अंदर कौन सा रंग पैदा होता है? सुर्ख रंग पैदा होता है, ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल में कोई भी पिगमेंट ऐसा नहीं है हीमोग्लोबिन की माने, इस वजह से ही हमारे पास होते हैं कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं, बास बुक्स के अंदर तुम ये बात पढ़ोगे कि उन्होंने लाइफ स्पॉन जो है 7 डेज या 8 डेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को जो है वो नफ़ी इसकी करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए कोई लाइफ स्पॉन जो है वो मुकर्रर हो नहीं सकता, क्योंकि हर वक्त जर्म्स जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर आते जाते रहते हैं। तो इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इस वजह कलरलेस होता है। इसमें अपना न्यूक्लियस भी होता है प्लस साइटोप्लाज्म। रेड ब्लड सेल्स की तरह जो है वो इनका न्यूक्लियस गायब नहीं होता, जब वो बन रहे होते तब होता है, जब वो मैच्योर होते हैं तो फिर गायब हो जाता है। लेकिन इनमें जब बन रहे हैं तब भी होता है, जब बन के ये आपके आ जाते हैं खून के अंदर तब भी इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद होते हैं। अब ये जो तुम्हारा वाइट ब्लड सेल्स है ये तुम्हारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो डेवलप करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। अब इम्यूनिटी सिस्टम हमारे पास ये वो सिस्टम है कि जिसमें तुम्हारे जिस्म जो है वो बीमारियों से बचाया जाता है। ये सिस्टम सारा वाइट ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जो जिस्म के अंदर किसी किस्म का पैथोजन, चाहे तुम्हारे वायरस दाखिल हो, फंगस दाखिल हो रही है, बैक्टीरिया दाखिल हो, कोई भी पैथोजन दाखिल हो रहा है, कोई पैरासिट दाखिल हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए तुम्हारा इम्यूनिटी सिस्टम किस पर कुदरत ने बनाया है? वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर बनाया है। अब वाइट ब्लड सेल जो है, जिस तरह हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन थी, इसमें जो प्रोटीन पैदा होती है वो हमारे पास कहलाती है एंटीबॉडी। इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता, इस वजह से वाइट ब्लड सेल का कोई भी कलर नहीं होता। ये असल में एंटीबॉडीज जो है आपकी क्या करती है? बीमारियों के खिलाफ आपके जिस्म को सेव करती है, ठीक है ना। और एंटीबॉडीज़ जो है इसका खिलाफ एंटीजन है। मैंने इसलिए बताया है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं? आपका ब्लड ग्रुप बनाती हैं। ये बात हमेशा ज़हन में रखना। अब जो तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स हैं ये टोटल तादाद में 5 हैं और इनके साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बेस पर इनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास कहलाता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा हमारे पास कहलाता है ग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है? ग्रेनुलोसाइट और एक क्या है? ग्रेनुलोसाइट।
साइट हमारे पास होता है। और मैं फिर बता दूं कि ये हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल की 5 टाइप्स हैं, उसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बेस पर की गई है। हमारे पास अगर साइटोप्लाज्म जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन का बना हुआ है, यानी कि उसमें सॉल्यूशन कौन सा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, मींस उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हुए नहीं होते, वो ऐसे लगता है जैसे उसकी सतह जो है वो जो है रफ है। साल्ट या दीगर मेटाबोलाइट्स या प्रोटीन जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर अच्छे तरीके से हल हुई नहीं होती, जिसकी वजह से जो ग्रेनुलोसाइट की क्लास में वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, उन वाइट ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो साल्ट वगैरह होते हैं मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है ना। उसमें जो सॉल्यूशन उनके साइटोप्लाज्म में बना होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो हमारे पास क्या होता है, अनयूनिफॉर्म्ड होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। तो इस बेस पर वो वाइट ब्लड सेल जिनका साइटोप्लाज्म है जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रखता, ठीक है ना, उसको कौन से जुमरे में रखा गया है, ग्रेनुलोसाइट। और वो हमारे पास तादाद में 3 है। एक हमारे पास है बेसोफिल, इसे फाइल भी बास पढ़ाते हैं, ठीक है, ईओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ओवरऑल जितने भी तुम्हारे वाइट ब्लड सेल की टाइप है वो उन सब का काम जिस्म को डिफेंड करना है, हर एक के डिफेंड करने का अंदाज मुख्तलिफ पैथोजेंस के ऊपर इनका हमला करना, इनके अलग अलग वर्क कुदरत ने रखे हुए हैं। तो ये 3 तरह के हमारे पास आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं जो किस क्लास में रखे जाते हैं, ग्रेनुलोसाइट। अब हमारे पास जिन वाइट ब्लड का साइटोप्लाज्म जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, मींस वो ट्रू सॉल्यूशन रखता है। कौन सा रखता है, ट्रू सॉल्यूशन। साइटोप्लाज्म कौन सा सॉल्यूशन रखता है, ट्रू सॉल्यूशन, मींस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। वो तमाम के तमाम 2 टाइप वो बाकी रह जाती हैं जो किस फॉर्म में आती हैं, एग्रेनुलोसाइट के अंदर। किस में आती हैं, एग्रेनुलोसाइट के अंदर आते हैं। जिनका ग्रेनुलर होता है वो ग्रेनुलोसाइट, और जिनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, मींस कौन से सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है, ट्रू सॉल्यूशन पर मुश्तमिल होता है, मींस उनके साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, ठीक है ना। वो हमारे पास किस मानों में आ जाते हैं, एग्रेनुलोसाइट जो है वो क्लास के अंदर वो आ जाते हैं। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास कहलाते हैं मोनोसाइट और दूसरे हमारे पास कहलाते हैं लिम्फोसाइट। दूसरे हमारे पास क्या कहलाते हैं, लिम्फोसाइट कहलाते हैं। अब जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर हमारे पास जो लिम्फोसाइट है। अब मोनोसाइट क्या करता है, मोनोसाइट का काम है मैक्रोफेज बनाना। क्या बनाना, मैक्रोफेज। फेज मीन्स हमारे पास वो वाली बॉडी होती है जो किसी चीज़ को अपने अंदर दाखिल कर लेती है बायोलॉजी के अंदर, उसको फेज लफ्ज़ से जाना जाता है। मैक्रोफेज मीन्स बहुत बड़ा फेज, यानी कि बहुत बड़ा फेज जो बाहर आने वाले बहुत सारे जरासीम को ख़त्म करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है ना। फेज का लफ्ज़ जो है रेफर किसको करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए रेफर करता है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर बहुत ज़्यादा अंदर ले लेने की सलाहियत रखे, वो फेज के मायने में आता है। तो अब मोनोसाइट क्या करता है कि बाहर से जब भी कोई पैथोजिन आता है ना, तो पैथोजिन को ये खा जाता है, इनगुल्फ कर जाता है। जब इनगुल्फ कर जाता है तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, मैक्रोफेज बन जाता है। जब ये मैक्रोफेज बन जाता है इट मीन्स ये हमारे पास क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। डेड होने के बाद ये हमारे पास क्या कहलाता है, पस सेल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारे पास जो है ये आमतौर पर 2 तरह के पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास ये 3 तरह के हैं। एक हमारे पास बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट कहलाता है। दूसरा हमारे पास टी लिम्फोसाइट कहलाता है, और तीसरा जो हमारे पास उसे नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। नेचुरल किलर यानी कि बी किलर सेल, टी किलर सेल एंड नेचुरल किलर सेल, ये 3 टाइप्स के हैं। आमतौर पर 2 टाइप्स की किताबों के अंदर आती है और टीचर्स भी जो है वो 2 के बारे में ही पढ़ा रहे होते हैं।
अब बेटा बात यहाँ पर ये हमने करनी है कि ये बी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है और नेचुरल किलर सेल कौन से हैं, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनकी बात करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो है वो टाइम कंप्लीट हो गया है।